आयकर अधिनियम के शीर्षक वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरी के इस 11वें भाग में आप सभी का पुनः स्वागत। गत व्याख्यान में हमने यह समझने की कोशिश की थी कि अनुलाभ क्या होते हैं। उसी दौरान हमें यह पता लगा था कि कुछ अनुलाभ केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होते हैं। इस व्याख्यान में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 17 उपधारा 2(3) में विशिष्ट कर्मचारियों को परिभाषित किया गया है। एक ऐसा कर्मचारी जो 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। प्रथम शर्त है कि वह कर्मचारी किसी कंपनी का संचालक हो, डायरेक्टर हो। An employee of a company who is also a director thereof. It is immaterial whether he is a full-time director or a part-time director. यह सारहीन है कि वह एक पूर्णकालिक संचालक है या अंशकालिक संचालक। Whether he is a nominee of management, चाहे वह प्रबंधकों का नामिती है, वर्कर्स, या वह कार्य करने वाले वर्कर्स का नामिती है। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वह सरकार का या किसी वित्तीय संस्थान का नामिती भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो नॉट मटेरियल वेदर और नॉट ही इज़ ए डायरेक्टर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। यह भी महत्व नहीं रखता कि वह गत वर्ष में पूरे वर्ष तक संचालक बना रहा, यानी कुछ समय के लिए यदि वह संचालक है तो भी वह इस परिभाषा के अंतर्गत स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी विशिष्ट कर्मचारी के रूप में जाना जाएगा। दूसरी शर्त है उसका नियोक्ता कंपनी में, जिस कंपनी में वह नियुक्त है, सार्वजनिक हित सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी में, जिस कंपनी में वह कार्य करता है, नियुक्त है, कर्मचारी है, उसमें कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, वह इन अंशों का लाभ भोगी स्वामी हो। An employee who has a substantial interest in the company. A person has a substantial interest in a company if he is a beneficial owner of equity shares carrying 20% or more of the voting power of the company. In order to determine whether a person has a substantial interest in a company, it is the beneficial ownership that is relevant rather than the legal ownership. यानी कानूनी स्वामित्व आवश्यक नहीं है, उसके पास में लाभ योग्य स्वामित्व का होना जरूरी है। इससे हम यह समझते हैं कि यदि एक कंपनी में कर्मचारी है और कर्मचारी के पास में 20% लाभ योग्य स्वामित्व है तो वह उस कंपनी का विशिष्ट कर्मचारी होगा और उस कर्मचारी को दी जाने वाली कुछ सुविधाएं आयकर अधिनियम में कर योग्य होगी। तीसरी श्रेणी के कर्मचारी जो विशिष्ट कर्मचारियों में सम्मिलित किए जाते हैं वो है एन एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय अबव, यानी पूर्व की 2 श्रेणियों के अतिरिक्त, हुज मॉनेटरी इनकम, जिनकी मौद्रिक आय, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यानी जिसमें केवल नगद भुगतान को सम्मिलित करना है, मॉनेटरी यानी मौद्रिक, जो वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य है, चार्जेबल है, एक्सीड्स
50,000 वो 50,000 रुपये से ज़्यादा हों। 50,000 रुपये तक उनका यदि वेतन है तो वो विशिष्ट कर्मचारियों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ मॉनेटरी इनकम का क्या अर्थ है, मौद्रिक आय का क्या अर्थ है, यानी मौद्रिक आयों में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा। 50,000 रुपये की गणना करने के लिए वेतन में जिन मौद्रिक आयों को सम्मिलित किया जाएगा वे है बेसिक पे यानी मूल वेतन, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, महंगाई भत्ता या महंगाई वेतन, सभी प्रकार के भत्तों की कर योग्य राशियां, बोनस कमीशन फीस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस अभी हम बात कर चुके हैं, मॉनेटरी परक्यूजाइट्स यानी नगद मिलने वाले अनुलाभ, एनी अदर पेमेंट इन कैश, कोई भी अन्य भुगतान जो नगद में मिला हो, लाइक जैसे ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव सैलरी, अर्जित अवकाश का वेतन, क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन, यात्रा सहायता का कर योग्य भाग, लीव ट्रेवल कंसेशन, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का कर योग्य भाग, रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जीवन बीमा पॉलिसी व वार्षिकी का नियोक्ता द्वारा भुगतान, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एन्युटी, या इसी प्रकार के और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। बट इट विल नॉट इंक्लूड contribution of employer or employee to provident fund or interest of provident fund। परंतु यदि नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का भविष्य निधि में कोई योगदान दिया जाता है तो वह इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसी प्रकार जो भविष्य निधि खाते पर ब्याज प्राप्त होता है वह भी इसमें सम्मिलित नहीं होगा। नोट नंबर 1, Any arrear of salary or advance salary shall also be taken into consideration। कोई भी अग्रिम वेतन या बकाया वेतन यदि प्राप्त होता है तो उसे भी इस गणना में सम्मिलित किया जाएगा। Where salary is received from more than one employer during the relevant previous year, यदि कर्मचारी 2 या अधिक नियोक्ताओं के पास कार्य करता है तो दोनों की ही एग्रीगेट सैलरी जोड़ करके जो वेतन आएगा उसे सम्मिलित किया जाएगा। From these employers is to be taken into account in determine the above ceiling limit of ₹50,000। यानी 50,000 रुपये की गणना करने में जितने भी उसके नियोक्ता है उन सभी का कुल वेतन लिया जाएगा। नोट नंबर 2, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2) एंड 16(3) shall also be allowed। वेतन की गणना करने में जो धारा 16(2) और 16(3) में छूटें प्राप्त है उन छूटों को भी घटाया जाएगा। इन छूटों के बारे में हम आगे आने वाले व्याख्यानों में बात करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर इन कमिंग लेक्चर्स। नोट नंबर 3, अंडर सेक्शन 232 ए पर्सन who has a substantial interest in relation to a company means a person who is the beneficial owner of shares not being shares entitled to a fixed rate of dividend। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, धारा 2 धारा 32 में एक व्यक्ति को सार्वजनिक हित वाला व्यक्ति कंपनी में तब कहा जाता है जब उसके पास में लाभदायक स्वामित्व वाले अंश हो 20% या उससे अधिक, केवल स्थिर दर पर दिए जाने वाले लाभांश वाले शेयरों को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। वेदर विथ और विदाउट ए राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, चाहे उनके पास में लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो या नहीं हो, कैरिंग नॉट लेस देन 20%, 20% से कम वोटिंग पावर यानी मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी 20% या उससे अधिक मतदान का अधिकार है तो ऐसे सभी कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारियों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाएंगे।
इन द केस ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटिटी, यानी अगर हम उन संस्थाओं की बात करें जो निगमीय प्रकृति की नहीं है, ए पर्सन कैन बी सेड टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ 20% और मोर शेयर इन प्रॉफिट इज हेल्ड बाय हिम। यदि अन्य सभी प्रकार के संस्थानों में हम बात करें तो एक व्यक्ति को विशिष्ट कर्मचारी तब कहा जाएगा जब उसके पास में 20% या उससे अधिक लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो। अब हमें यह समझना है कि विशिष्ट श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए कौन कौन से अनुलाभ कर योग्य होते हैं। ऐसे अनुलाभ आयकर अधिनियम की धारा 17 उपधारा 2(3) में और रूल 3(2), 3(3), 3(4), 3(5) और 3(6) में दिए गए हैं। ये है मोटर कार फैसिलिटी यानी मोटर कार की सुविधा, सर्वेंट फैसिलिटी यानी नौकर की सुविधा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर की फैसिलिटी यानी गैस बिजली और पानी की सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी यानी शिक्षा की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी वाहन की सुविधा। ये सभी कर योग्य होंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं दीज आर नॉट टैक्सेबल इफ़ एम्प्लॉय इज़ नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यदि कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए ये पांचों सुविधाएं कर योग्य नहीं होगी। इन पर कर लगाने के जो प्रावधान हैं वो आगे आने वाले व्याख्यानों में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे मोटर कार की सुविधा यदि दे दी गई है और कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी है तो उस पर हम कर लगाएंगे मोटर कार की सुविधा के मूल्य पर। उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, यानी इन सुविधाओं के मूल्य को कैसे ज्ञात किया जाएगा जो वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा, उसके बारे में उनके नियमों को हम आगे आने वाले व्याख्यानों में ज्ञात करेंगे। अब हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम मौद्रिक वेतन की गणना करते हैं एक कर्मचारी को, क्या वो विशिष्ट कर्मचारी है अथवा नहीं। मिस्टर जॉय इज़ ए पियोन इन एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में मिस्टर जॉय एक चपरासी के पद पर कार्यरत है। गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। उसे 3,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन दिया जाता है। एंड DA ऑफ ₹500 पर मंथ और 500 रुपये का महंगाई भत्ता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, विशिष्ट कर्मचारी की गणना में महंगाई भत्ता सदैव सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि वह मौद्रिक यानी नगद में प्राप्त होता है, चाहे वह सेवा शर्तों के अधीन हो या न हो, क्योंकि सेवा शर्तों के अधीन होना या न होना अन्य भत्तों आदि की गणना के लिए सम्मिलित किया जाता है। जैसे हमने हाउस रेंट अलाउंस मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि की गणना में केवल उस DA को शामिल किया था जो कर्मचारी को सेवा शर्तों के अनुरूप दिया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ही इज़ गिवन यूनिफॉर्म अलाउंस, उसको वर्दी भत्ता भी दिया जाता है ₹100 पर मंथ, आउट ऑफ विच ही सेव्स ₹20 पर मंथ। और उसने सूचना दी है कि वह केवल 80 रुपये ही खर्च करता है और 20 रुपये बचा लेता है। और हम जानते हैं भत्तों के बारे में, जब हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कर रहे थे तो कुछ भत्ते व्यय करने पर कर मुक्त होते हैं और बचा लेने पर कर योग्य होते हैं। और यहाँ पर 20 रुपये की यह राशि नगद में प्राप्त हुई है और कर योग्य है, अतः उसे भी मौद्रिक वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। हिज वाइफ इज़ अनवेल, उसकी पत्नी बीमार रहती है। फॉर हुम एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स हिम मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹200 पर मंथ। इसके लिए उसके नियोक्ता ने प्रति माह 200 रुपये के हिसाब से चिकित्सा भत्ता दे रखा है। चिकित्सा भत्ता यानी नगद राशि, यह भी सम्मिलित किया जाएगा। एम्प्लॉयर गिव्स हिम लंच एंड टी अलाउंस, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को चाय और भोजन भत्ता दिया जाता है 100 रुपये प्रति माह से। फिर हम बात कर रहे हैं, यह भत्ता है और भत्ता सदैव मॉनेटरी सैलरी की गणना में सम्मिलित किया जाता है। एम्प्लॉयर ओन्स एन एकोमोडेशन, नियोक्ता के पास स्वयं के स्वामित्व का एक मकान है, विच इज़ गिवन एज रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई। वह उसने कर्मचारी को मुफ्त रहने के मकान की सुविधा के रूप में जो मुंबई में है कर्मचारी को दे दिया गया है। एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू हिम, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त में बिजली
उपभोग की सुविधा भी प्रदान की गई है, फॉर विच एम्प्लॉयर हैज़ इनकर्ड ₹1000 पर मंथ। इसके लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए 1000 रुपयों का भुगतान किया गया है। कैलकुलेट वेदर और नॉट मिस्टर जॉय इज़ ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। हमें यह गणना करनी है कि मिस्टर जॉय एक विशिष्ट कर्मचारी है अथवा नहीं। आइए मिस्टर जॉय के विशिष्ट श्रेणी कर्मचारी की गणना करने के लिए हम उसके मौद्रिक कर योग्य वेतन की गणना करते हैं, मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी की गणना करते हैं। उनको मूल वेतन प्राप्त हुआ है 3000 रुपये प्रति माह से 12 माह के लिए 36,000 रुपये। महंगाई भत्ता 500 रुपये से 12 माह के लिए 6,000 रुपये। यूनिफॉर्म अलाउंस में से 20 रुपये प्रति माह बचाए हैं, 20 × 12 यानी 240 रुपये। चिकित्सा भत्ता 200 × 12 2,400 रुपये। लंच एंड टी अलाउंस 100 × 12 यानी 1200 रुपये। और ये सभी मौद्रिक राशियाँ कुल मिलाकर हुई है 45,840 रुपये। और यह राशि क्योंकि 50,000 रुपये से कम है, अतः हम यह कहेंगे क्योंकि मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी मौद्रिक कर योग्य वेतन 50,000 रुपये से कम है, ही इज़ नॉट ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉई, वह विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी नहीं है। और विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी नहीं होने के कारण इसी प्रश्न में दी गई बिजली की सुविधा इस कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगी। धन्यवाद।